तो हेलो दोस्तों, अब हम मिल के बारे में यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मिल के आइडियाज़ क्या थे, लिबर्टी पे उनका हार्म प्रिंसिपल क्या था, क्यों उन्हें प्रॉफिट ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, और उनके जो आइडियाज़ थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, इन सब की चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो मिल के व्यू लिबर्टी के ऊपर क्या थे। फॉर्मिल लिबर्टी इज बोथ एन इंडिविजुअल गुड एंड अ पब्लिक गुड। तो मिल के लिए जो लिबर्टी थी वो दोनों थी, एक पब्लिक गुड भी थी और एक इंडिविजुअल गुड भी थी। वाई लिबर्टी इसेंशियल फॉर इंडिविजुअल, तो लिबर्टी इंडिविजुअल्स के लिए क्यों जरूरी। इन द एब्सेंस ऑफ लिबर्टी इंडिविजुअल विल नॉट बी एबल टू डेवलप हिज पर्सनालिटी एंड इफ पर्सनालिटी इज नॉट डेवलप इट विल रिजल्ट इन टू डार्फिंग ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर लिबर्टी नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ लिबर्टी, एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी को फुली डेवलप नहीं कर पाएगा। और अगर पर्सनालिटी डेवलप नहीं हुई तो एक व्यक्ति काइंड ऑफ बौना रह जाएगा। बौना इन द सेंस कि उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा, फुल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसलिए हाइट में तो बड़ा हो जाएगा वो, हाइट से ज़्यादा यहाँ मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उसका जो पर्सनालिटी है वो फुलेस्ट पोटेंशियल नहीं अचीव कर पाएगी। वाई लिबर्टी एसेंशियल पर पब्लिक गुड, और तो इंडिविजुअल के लिए तो इसलिए लिबर्टी ज़रूरी है ताकि वो अपना पर्सनालिटी को डेवलप कर सके। पब्लिक गुड के लिए क्यों ज़रूरी है, तो व्हाट बेनिफिट स्टेट एंड सोसाइटी विल एक्रू इफ़ इट गिव्स फ्रीडम और लिबर्टी टू इट्स पीपल। तो सोसाइटी और स्टेट को क्या फ़ायदा होगा अगर वह अपने लोगों को लिबर्टी या फ्रीडम देती है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वन फेमस स्टेटमेंट ऑफ मिल, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मिल का एक फेमस स्टेटमेंट आता है कि नो स्टेट बिकम्स ग्रेट बाय डॉर्फिंग इट्स ऑन पीपल। तो कोई भी स्टेट, मतलब डॉर्फिंग का क्या मतलब है, नॉट गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट। तो अगर स्टेट कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देता है तो इसका मतलब है कि वो उसको व्यक्ति को बौना बना रहा है। तो इसका क्या मतलब हो कि नो स्टेट बिकम ग्रेट डॉर्फिंग इट्स ऑन पीपल। तो कोई भी स्टेट अपने लोगों को छोटा बनाकर, बौना बनाकर ग्रेट नहीं बन सकता है। सिंस स्टेट इज इंडिविजुअल इट लार्ज, क्योंकि स्टेट जो है तो इंडिविजुअल का ही एक बड़ा स्वरूप है। स्टेट कैन नॉट बिकम ग्रेट इफ इट डिप्राइव अपॉर्चुनिटी फॉर फुलेस्ट डेवलपमेंट टू पीपल। तो स्टेट ग्रेट नहीं बन सकता है अगर वह अपने लोगों को पूरी तरह डेवलप होने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, यूएस अटेंड द स्टेटस ऑफ सुपर पावर। यूएस ने सुपर पावर का जो स्टेटस अचीव किया, क्यों? क्योंकि यूएस एक ओपन सोसाइटी है जहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है। यूएस स्टेटस ऑफ लिबर्टी मार्क्ड एज लैंड ऑफ लिबर्टी। तो यूएस स्टैचू ऑफ लिबर्टी मार्क्ड एज लैंड ऑफ लिबर्टी। तो जो यूएस में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो उसे एक लैंड ऑफ लिबर्टी बनाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिंबॉलिक है, पर ठीक है। ऑन द कंट्रेरी यूएसएसआर कोलैप्स बिकॉज इट वेंट ऑन द अथॉरिटेरियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। और उसके विपरीत जो यूएसआर है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटेरियन मॉडल, डेवलपमेंट के अथॉरिटेरियन मॉडल को फॉलो कर रहा है। हाउ मच लिबर्टी और व्हाट इज द स्कोप ऑफ लिबर्टी। तो कितनी लिबर्टी देनी चाहिए, एक लिबर्टी का स्कोप क्या हो सकता है। इज देयर एनी सिचुएशन वेयर स्टेट कैन इंटरफेयर इन द लिबर्टी ऑफ मैन। और क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर स्टेट व्यक्ति के लिबर्टी पे इंटरफेयर कर सकता है। फॉर मिल देयर इज डिफरेंस इन लिबर्टी एंड लाइसेंस। मिल कहते हैं कि लाइसेंस और लिबर्टी में अंतर। इफ अनरिस्ट्रिक्टेड लिबर्टी इज गिवन इट विल लीड टू एनार्की और लॉलेसनेस। अगर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन की लिबर्टी दी जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, ये इससे एनार्की और लॉलेसनेस आ जाएगी, अराजकता का राज आ जाएगा। देयर कैन बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो मिल क्या कहते हैं कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। इससे क्या होगा
कि लिबर्टी ऑफ ऑल कैन बी प्रोटेक्टेड, इससे सभी की व्यक्ति की लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाएगा अगर एक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा तो। रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन गिवन बाय मिल इन द फॉर्म ऑफ हार्म प्रिंसिपल, तो जो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है उसको मिल ने हार्म प्रिंसिपल के माध्यम से दिया है। तो हार्म प्रिंसिपल क्या है? टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ लिबर्टी ऑफ मैन। हार्म प्रिंसिपल दिया गया मिल के द्वारा, किस लिए? कि लिबर्टी, मैन की लिबर्टी के स्कोप को बताया जा सके। टू डिटरमाइन द सिचुएशन एंड एक्सटेंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इन द लिबर्टी ऑफ मैन, और सिचुएशन और एक्सटेंट डिसाइड किया जाए कि किस हद तक और किन सिचुएशन में स्टेट मैन की लिबर्टी पर अपना मतलब इंटरफियर कर सकता है। तो चलिए हार्म प्रिंसिपल के बारे में और जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मिल, ओवर हिमसेल्फ एंड हिज बॉडी मैन इज सॉवरेन। The only basis mankind is allowed to intervene in the liberty of man is to prevent harm to others। हाँ, तो वो क्या कहते हैं? मिल का क्या मानना है कि ओवर हिमसेल्फ एंड हिज बॉडी मैन इज सॉवरेन, तो अपनी बॉडी पर और अपने जो विचार हैं और जो मतलब एक व्यक्ति अपने ऊपर पूरी तरह से सॉवरेन है, मतलब उसके अपने ऊपर और अपने विचारों पर पूरी तरह से एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ओनली बेसिस मैनकाइंड में कोई सोसाइटी या स्टेट इंटरफियर कर सकता है किसी के आधार मतलब किसी की लिबर्टी पर, तो उसका एक कंडीशन होगी कि वो दूसरों के दूसरों को हानि से बचाता हो। अगर स्टेट और सोसाइटी लार्जर इंटरेस्ट में जिससे बहुत सारी है ना, जिससे सभी की स्वतंत्रता का हनन ना हो, और इस सिचुएशन में स्टेट एक व्यक्ति के फ्रीडम में इंटरफियर करता है, तो केवल वही इंटरवेंशन अलाउ होगा। ऑल रिस्ट्रेंट्स अदर देन एबव आर क्वा रिस्ट्रेन, तो अगर इसके अलावा कोई रिस्ट्रेन लगाया जा रहा है मैन की लिबर्टी पर, तो वो फिर जस्टिफाई नहीं होंगे। अंडर हार्म प्रिंसिपल मिल कैटेगराइज ह्यूमन एक्शन इनटू टू टाइप, तो हार्म प्रिंसिपल के अंतर्गत मिल ह्यूमन एक्शन को दो टाइप में डिवाइड करता है। एक तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है और दूसरा अदर्स रिगार्डिंग एक्शन है। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या है? तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है दोज एक्शन विच आर सोलली कंसर्न विद द इंडिविजुअल, तो ऐसे एक्शन, ऐसे कार्य जो केवल और केवल व्यक्ति से अपना संबंध रखते हैं। नो इंटरवेंशन बाय स्टेट, तो ऐसे जो कार्य हैं जो केवल और केवल व्यक्ति से कंसर्न हैं, व्यक्ति के संबंधित हैं, उनमें स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। अदर रिगार्डिंग एक्शन, स्टेट कैन इंटरवीन टू प्रिवेंट हार्म टू अदर, और अदर्स रिगार्डिंग एक्शन में जो इंडिविजुअल के अलावा भी दूसरे चीज़ों से कंसर्न रखते हैं जो एक्शन, उनमें स्टेट इंटरवीन कर सकता है। क्यों? क्योंकि लोगों जो लार्जर पब्लिक गुड है उसको अटेन किया जा सके, जिससे दूसरों के इंटरेस्ट को हार्म होने से बचाया जा सके। मिल क्या कहते हैं कि द सोल पर्पज फॉर विच मैन काइंड इज परमिटेड टू इंटरवीन इन द लिबर्टी ऑफ मैन इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर, तो केवल एक रीजन है जिसके कारण मैन काइंड माने सोसाइटी या स्टेट एक व्यक्ति की लिबर्टी पर एक इंटरफियर कर सकता है अगर उससे लार्जर गुड को सेटिस्फाई किया जा रहा है या कि दूसरों के इंटरेस्ट को हार्म होने से बचाया जा रहा है। इफ स्टेट इज पुटिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन मैन फॉर एनी अदर रीजन और ग्राउंड देन सच रिस्ट्रेन इज क्वा रिस्ट्रेन, और अगर स्टेट उसके अलावा कोई रिस्ट्रेन लगा रहा है ना, दूसरी चीज़ों के लिए या दूसरे ग्राउंड पर, दूसरे रीजन पर, तो वो जो रिस्ट्रेन हैं वो फिर जस्टिफाई नहीं होंगे, वो काइंड ऑफ नॉन सेंस होंगे, उनका कोई सेंस नहीं बनेगा अगर दूसरे रिस्ट्रेन लगाए जा रहे हैं व्यक्ति की फ्रीडम पर। तो एनालिसिस की जो मिल की जो पोजीशन है उसका एनालिसिस करते हैं। तो मिल की थ्योरी ऑन लिबर्टी इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिकल लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक पोजीशन ऑन लिबर्टी, तो जो मिल की पोजीशन है लिबर्टी पर वो एक क्लासिकल लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक पोजीशन है लिबर्टी पर। चलिए इसका मतलब क्या है समझते हैं। तो जो क्लासिकल लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक, ये क्या डिनोट करता है? वन हु वांट्स टू प्रिजर्व द ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल
और सॉवरेंटी ऑफ इंडिविजुअल। तो एक क्लासिकल लिबरल इंडिविजुअलिस्ट कौन होता है? वह व्यक्ति होता है जो इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को बनाए रखना चाहता है ना, इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी और उसकी सॉवरेंटी को मेंटेन करना चाहता है, बनाए रखना चाहता है। एंड कंसिडरिंग द स्टेट एज ए नेसेसरी इविल एम टू लिमिट द स्कोप ऑफ स्टेट पावर। और स्टेट को वो एक नेसेसरी इविल मतलब एक मतलब स्टेट को एक नेसेसरी इविल की तरह देखता है कि स्टेट जरूरी है ना, इसलिए जरूरी तो है, लेकिन ये स्टेट इविल भी है और ज़रूरी भी है, इसलिए एक नेसेसरी इविल हो जाएगा, है ना। और इसलिए उसके पावर को लिमिट किया जाएगा, है ना, उसके स्कोप ऑफ पावर को लिमिट किया जाएगा, क्योंकि ये स्टेट एक नेसेसरी इविल है। क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ मिल्स व्यू ऑन लिबर्टी। तो मिल के जो व्यू हैं लिबर्टी पे, उसका क्रिटिकल इवेल्युएशन कैसे किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। तो बार्कर है, अर्नेस्ट बार्कर। मिल इज प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड द स्कॉलर ऑफ अब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल। तो बार्कर कहते हैं कि मिल जो है तो खोखली लिबर्टी का पैगंबर है और एक स्कॉलर है किसका? अब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म का। ऐसा अर्नेस्ट बार्कर कहते हैं कि वो स्कॉलर है अब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म का और वो एम्प्टी लिबर्टी यानी खोखली लिबर्टी को टीच कर। तो कैसे? मिल एज प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, स्कॉलर ऑफ अब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म, अर्नेस्ट बार्कर का स्टेटमेंट है। तो इसको समझते हैं फर्दर। तो बार्कर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ही इज अ मॉडर्न लिबरल हु वेयर एज मिल एज अ क्लासिकल लिबरल। तो जो बार्कर है वो मॉडर्न लिबरल है और मिल जो है तो क्लासिकल लिबरल है। तो क्लासिकल लिबरल और मॉडर्न लिबरल में क्या अंतर है? तो दो फीचर हैं। पहला क्लासिकल लिबरलिज्म में कि निगेटिव लिबर्टी, मैन इज फ्री इन द एब्सेंस ऑफ स्टेट। तो निगेटिव लिबर्टी क्या है कि मैन तभी फ्री हो सकता है जब स्टेट ना रहे। दे बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमल स्टेट। तो जो ये क्लासिकल लिबरलिज्म के जो प्रणेता हैं वो क्या मानते हैं? वो मिनिमल स्टेट की वकालत करते हैं, मतलब स्टेट बहुत जहाँ से जहाँ मतलब जितना हो सके उतना स्टेट के जो इंटरवेंशन है कम से कम रहे, मिनिमम फंक्शन ऑफ स्टेट, है ना। तो स्टेट बहुत ज़्यादा मिनिमाइज्ड फॉर्म में रहे, केवल लॉ एंड ऑर्डर पुलिस फंक्शन स्टेट परफॉर्म करे। और जो मॉडर्न लिबरल हैं वो क्या टीच कर रहे हैं? तो बिलीव इन पॉजिटिव लिबर्टी। तो वो पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, मतलब फीलिंग फ्री इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेट एंड स्टेट हेल्प इन डेवलपिंग कैपेसिटी। तो वो क्या कहते हैं कि वो कब अब अपने आप को फ्री मानते हैं? स्टेट के प्रेजेंस में। जो मॉडर्न लिबरल हैं वो अपने आप को स्टेट के प्रेजेंस में फ्री मानते हैं और ये चाहते हैं कि स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग में लोगों की मदद करे। वो ये भी चाहते हैं। दे बिलीव इन वेलफेयर स्टेट। तो वो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, रेदर देन मिनिमल फंक्शन ऑफ स्टेट। मतलब मिनिमल फंक्शन ऑफ स्टेट की वकालत नहीं करते हैं, वो वेलफेयर स्टेट की वकालत करते हैं। चलिए, तो बार्कर इज मॉडर्न लिबरल। तो बार्कर एक मॉडर्न लिबरल है। सिंस बार्कर इज अ मॉडर्न लिबरल, he looks at liberty in positive sense and finds the concept of liberty as hello। तो चूंकि बार्कर एक मॉडर्न लिबरल है तो मिल एक मॉडर्न लिबरल है, तो इसलिए वो लिबर्टी को पॉजिटिव सेंस में देखता है और वह जो निगेटिव सेंस है लिबर्टी का उसको वो एक काइंड ऑफ खोखला मानता है। लिबर्टी निगेटिव हो सकती है, इसका मतलब है कि स्टेट एब्सेंस रहे। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई है, जो एक निगेटिव लिबर्टी है ना, विच एम्स टू लिमिट द पावर ऑफ स्टेट, जो स्टेट की पावर को लिमिट करने का प्रयास करता है। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? प्रेजेंस ऑफ स्टेट। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 14 में दो मतलब फीचर आते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये काइंड ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी है। स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वीकर सेक्शन कैपेसिटी बिल्डिंग। तो स्टेट वीकर सेक्शन के लिए अलग से कुछ नियम बना सकता है और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रयास कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बार्कर एक पॉजिटिव लिबरल है। या पॉजिटिव लिबरल, बार्कर फाउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी हेलो, ग्राउंड ऑन विच
बार्कर फाइंड्स मिल एज प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। तो किस ग्राउंड है ना, किस आधार पर बार्कर मिल को प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी पाता। तो चलिए, सिंस बार्कर इज अ पॉजिटिव लिबरल इट इज नेचुरल दैट ही फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव लिबर्टी एज हेलो। अब चूंकि बार्कर एक पॉजिटिव लिबरल है, इसलिए वो जो है तो लिबर्टी को, जो निगेटिव लिबर्टी है उसको के कॉन्सेप्ट को खोखला मानता है। तो ये नेचुरल है। इवन व्हेन मिल एडवोकेट निगेटिव लिबर्टी मिल फेल्स टू प्रोटेक्ट इट। और दूसरा जो कारण है जिसके कारण बार्कर मिल को फादर ऑफ या कि प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी बोलता है, कि जब मिल ने निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट किया है कि उसकी वकालत की, तो उसको प्रोटेक्ट करने में असफल रहा। कैसे? बार्कर सेज दैट मिल मेक्स अनसाइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन। बार्कर का कहना है कि मिल जो है तो अवैज्ञानिक तरीके से ह्यूमन एक्शन का क्लासिफिकेशन कर रहा है। मिल कैसे क्लासिफाई करता है ह्यूमन एक्शन को? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, जो कि इंडिविजुअल से कंसर्न है, तो उसमें वो एब्सोल्यूट फ्रीडम देता है कि उसमें इंडिविजुअल को एब्सोल्यूट फ्रीडम मिलनी चाहिए। और जो अदर रिगार्डिंग एक्शन है, जो सोसाइटी से कंसर्न रहते हैं कि जो इंडिविजुअल के साथ साथ और चीज़ों से कंसर्न रहते हैं, उसमें वो स्टेट इंटरवेंशन को अलाउ करने की बात करता है। तो बार्कर का कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन बिटवीन द सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो बार्कर का मानना है कि जो आप सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन में डिस्टिंक्शन कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा नहीं किया जा सकता है। एनी एक्शन विच अ मैन थिंक्स इज सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन अदर में प्रोजेक्ट इट एज अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो एक व्यक्ति कोई भी एक्शन को एक व्यक्ति अगर सोचता है कि ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, तो जो दूसरा व्यक्ति है या स्टेट है या सोसाइटी है, वो उसको अदर रिगार्डिंग एक्शन की तरह प्रोजेक्ट कर सकता है, तो कर ही सकता है। तो मिल एक्चुअली क्रिएट्स ह्यूज स्कोप फॉर स्टेट इंटरवेंशन। तो इस प्रकार मिल क्या है कि स्टेट इंटरवेंशन के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप क्रिएट कर देते हैं। और दिस रीजन बार्कर कॉल हिम एज प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। और इस कारण बार्कर मिल को प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी बोलते हैं। अब मिल एज ए स्कॉलर ऑफ अब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अनरियल, समथिंग दैट एग्जिस्ट इन आइडिया बट नॉट इन रियलिटी। तो अब्स्ट्रैक्ट मतलब कोई अनरियल चीज़ जो कि आइडियाज़ में तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन रियलिटी में उसका कोई औचित्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्लूटो का फिलासफर किंग का कॉन्सेप्ट, जो कि आइडियाज़ में तो था लेकिन रियलिटी में उसको नहीं पाया गया। तो इन मिल में मैन इंजॉइंग ह्यूज लिबर्टी इज पॉसिबल ओनली इन इमेजिनेशन अब्स्ट्रैक्शन। तो बार्कर का मानना है कि अगर मिल जो इस तरह की बात कर रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति एब्सोल्यूट लिबर्टी को एंजॉय कर रहा है, ये कि लिबर्टी कर रहा है, ये केवल इमेजिनेशन में ऐसा हो रहा है। अब्स्ट्रैक्शन आइडियाज है केवल कि है ना, इल्यूजन काइंड ऑफ है कि मैन लिबर्टी को एंजॉय कर रहा है। मिल जो थ्योरी देते हैं उसमें इन रियलिटी देयर इज ए लिमिटेड स्कोप फॉर एंजॉइंग लिबर्टी द वे मिल थिंग्स। तो जो रियलिटी में बहुत ही लिमिटेड स्कोप है लिबर्टी को एंजॉय करने के लिए, जैसा कि मिल का मानना है। रियल मैन डज नॉट लिव इन आइसोलेशन। एक जो रियल व्यक्ति होता है जो, तो वो आइसोलेशन में तो रह नहीं सकता है। रियल मैन लिव्स इन सोसाइटी। एक रियल मैन सोसाइटी में रहता है। व्हेन वी लिव इन सोसाइटी देयर इज ए वेरी लिमिटेड स्कोप फॉर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। और जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो फिर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जिसका कंसर्न केवल इंडिविजुअल हो, जो केवल ऐसे एक्शन जो केवल इंडिविजुअल से कंसर्न हो, उनका जो स्कोप है बहुत कम हो जाता है। फॉर रियल पर्सन देयर इज ओनली लिमिटेड स्कोप टू एंजॉय एब्सोल्यूट फ्रीडम इन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। तो एक जो रियल वास्तविक मैन होगा उसके पास बहुत ही लिमिटेड स्कोप होगा एब्सोल्यूट फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए एज फार एज सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन आर कंसर्न। तो अगर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो रियल मैन होगा उसके पास बहुत ही लिमिटेड स्कोप होगा एब्सोल्यूट फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए। डिस्पाइट inconsistencies as pointed out by Barker, we cannot
belittle Mill's contribution to the theory of liberty, and it will be really appreciative to say if there is anyone who is liberal, it is Mill. तो चूंकि मैं मिल के वर्क में इन कंसिस्टेंसीज तो हैं, जैसा कि बारकर पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन हम इन कंसिस्टेंसीज के कारण जो मिल का कंट्रीब्यूशन है थ्योरी ऑफ लिबर्टी के लिए, उसको छोटा नहीं कर सकते हैं, उसको कम नहीं आंक सकते हैं। और जब हम, और ये जो है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम कहें कि अगर कोई व्यक्ति जो कि लिबरल हुआ है वो केवल मिल ही है, ये कहना उचित होगा। मिल्स व्यू ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो चलिए मिल के व्यू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मिल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिबर्टीज आर, तो मिल के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण लिबर्टीज हैं कौन कौन सी होती हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस स्पीच, और फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो लिबर्टी होती है, फ्रीडम होती है, वो कौन कौन सी होती है? जो हम अपने आप को, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के बोल सकते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी फ्रीडम है। फिर अगर हमने जो बोला उसके अनुसार अगर हम काम करने में सक्षम हैं तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रीडम है। और अगर हम एसोसिएशन बनाने में लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ बनाने में सक्षम है तो वो भी एक बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण फ्रीडम है। वाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट? वी कैन ऑब्जर्व द इन्फ्लुएंस ऑफ सोक्रेटिस एंड अरिस्टोटल। तो यहाँ पर जब मिल फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर सोक्रेटिस और अरिस्टोटल के इन्फ्लुएंस को देख सकते हैं। सोक्रेटिस क्या कहते हैं? सोक्रेटिस हेल्ड दैट ओनली थ्रू द डायलेक्टिक्स वी कैन अचीव ट्रुथ। सोक्रेटिस का मानना है कि केवल डायलॉग से, केवल डायलेक्टिक्स से, वाद विवाद से हम ट्रुथ को, सच्चाई को जान सकते हैं। अरिस्टोटल क्या कहते हैं? पॉलिटी अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ फुल पोटेंशियल ऑफ मैन। और जो पॉलिटी है, जो अरिस्टोटल के अनुसार बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो क्या करती है? वो एक व्यक्ति के फुल पोटेंशियल के डेवलपमेंट के लिए, कोई व्यक्ति है जो अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सकता है, उसको अलाउ करती है। कौन? पॉलिटी, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म है फॉर अरिस्टोटल। तो वाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट? तो वाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मैन इज द ओनली स्पीसीज इन द वर्ल्ड विच हैज एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू स्पीच। तो मैन एकमात्र ऐसी स्पीसीज है, प्रजाति है, जो, है ना, अपनी स्पीच के माध्यम से, अपने बोलचाल से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है ना, और दूसरी कोई ऐसी स्पीसीज नहीं है जो कम्युनिकेट कर सके स्पीच के माध्यम से। अदर एनिमल कैन ओनली मेक साउंड्स वेयर एज द मैन इज द ओनली स्पीसीज हु कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू स्पीच। तो जो दूसरे एनिमल हैं वो साउंड तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन केवल मैन ही है, केवल व्यक्ति ही है जो एकमात्र ऐसी स्पीसीज है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी भावनाओं को बता सकता है स्पीच के माध्यम से, अपने बोल से। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इसका क्या मतलब है इसका? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ह्यूमन कंडीशन। तो इसका ये मतलब हुआ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक ह्यूमन कंडीशन है। ह्यूमन कंडीशन मतलब डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ फ्रॉम एनिमल, जो कि एक व्यक्ति को जानवर से या कि एनिमल से अलग बनाती है। ये एक ह्यूमन कंडीशन है। इट इज़ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ गॉड टू ह्यूमन। ये भगवान का दिया हुआ सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट है जो इंसान को प्राप्त है। इफ स्टेट डिनाइज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू इट्स पीपल, इट मीन्स इट इज कंपेलिंग देम टू लिव एज लेस देन ह्यूमन। और अगर एक स्टेट व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से वंचित कर रहा है, तो इसका मतलब है कि स्टेट लोगों को बाधित कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि वो ह्यूमन से जो है, तो ह्यूमन की जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे कमतर जिए। ह्यूमन
कंडीशन क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और अगर स्टेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि स्टेट लोगों को कंपेल कर रहा है, लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो ह्यूमन से गिरी हुई जो है ज़िंदगी जिए। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल एंड इफ इट डिनाइज फॉर इंडिविजुअल, इफ इट इज़ डिनाइड फॉर इंडिविजुअल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेवलप वंसेज पर्सनालिटी। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है, और अगर इसको डिनाई कर दिया जाता है तो फिर पर्सनालिटी का फुल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज आल्सो पब्लिक गुड। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक पब्लिक गुड भी है। कैसे? इट बेनिफिट्स द सोसाइटी और स्टेट, क्योंकि यह स्टेट और सोसाइटी को बेनिफिट करता है। कैसे? ओनली थ्रू क्रिटिकल एग्जामिनेशन वी कैन मेक राइट पॉलिसी एंड रिजेक्ट आउटडेटेड कस्टम एंड ट्रेडिशन। अगर हम क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे चीज़ों का, तभी हम एक सही पॉलिसीज बना सकते हैं, और जो आउटडेटेड कस्टम और ट्रेडिशन है उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सती, सती प्रचलित थी एंशियंट, मतलब बहुत दिनों से प्रचलित थी, लेकिन अगर क्रिटिकल एग्जामिनेशन ना होता, फ्रीडम ऑफ स्पीच ना होता, तो वो कंटिन्यू रहती। और ये ओल्ड कस्टम है, आउटडेटेड कस्टम है, इसकी अब आज के समय में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भी नहीं थी लेकिन अब भी ज़रूरत नहीं है, और इसको तो अब फॉलो भी नहीं किया जा सकता है। तो अगर क्रिटिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ होता तो सत्य आज कंटिन्यू होती। सोच लीजिए कितनी भयावह ज़िंदगी होती हम सबकी। तो ये बात है, मिल यही कन्वे करना चाह रहा। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द ओनली गारंटी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी स्टेट और सोसाइटी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही एक ऐसी गारंटी है जिससे कोई सोसाइटी या स्टेट प्रोग्रेस कर सकता है। मिल इज रिजेक्टेड एज प्लूरलिस्ट। तो मिल इज रिगार्डेड एज अ प्लूरलिस्ट। तो मिल को प्लूरलिस्ट कहा जाता है। क्यों? इट मीन्स मिल बिलीव दैट देयर कैन बी वेरियस डायमेंशन ऑफ ट्रूथ। इसका क्या मतलब है? प्लूरलिस्ट क्यों कहा जाता है मिल को? क्यों? क्योंकि वह यह मानता है कि ट्रूथ के बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं, और नो वन कैन क्लेम एन एब्सोल्यूट मोनोपोली ओवर ट्रूथ। और कोई भी व्यक्ति सच्चाई पर अपनी मोनोपोली, अपना एक अधिकार स्थापित नहीं कर सकता है। ट्रूथ कैन हैव डिफरेंट डायमेंशन एंड हेंस पीपल शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस देयर पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि ट्रूथ के डिफरेंट डायमेंशन हो सकते हैं, इसलिए लोगों को अपने अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी सोसाइटी शुड बी अ कंटिन्यूअस मूवमेंट टुवर्ड ट्रूथ एंड फॉर दैट, है ना। तो एक हर सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? हर सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो लगातार सत्य के नज़दीक पहुंचती रहे। एंड फॉर दैट वी नीड टू कंटिन्यूसली एवेल्युएट अवर बिलीव्स, पॉलिसी, कस्टम एंड ओनली देन वी कैन मूव टुवर्ड द ट्रूथ। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, अपने जो बिलीव्स हैं, अपने जो कस्टम्स हैं, उनको लगातार इवेलुएट करते रहें, और इसी के कारण फिर, और यही एक तरीका है जिससे हम सत्य के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। मिल सजेस्ट दैट इवन द सो कॉल्ड मैड पीपल बी अलाउड टू स्पीक बिकॉज वी डू नॉट नो फ्रॉम वेयर द ट्रूथ विल इमर्ज। और मिल का मानना था कि यहाँ तक कि मैड जो पीपल हैं, जिनको इंसेन कहा जाता है, जिनको काइंड ऑफ पागल कहा जाता है, उनको भी इस बोलने का अधिकार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको कम ही पता है कि कहाँ से सत्य इमर्ज हो जाए, है ना। हम नहीं जानते हैं कि सत्य कहाँ से, किस भेष में नारायण मिल जाए, तो जानते नहीं हैं। तो इसलिए सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। मिल आल्सो सेज दैट ट्रूथ कैन नॉट बी सप्रेस्ड फॉर लॉन्ग। और मिल का ये भी मानना था कि सत्य को बहुत समय तक दबाया नहीं जा सकता। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रूथ दैट इट विल इमर्ज ऑटोमेटिकली। और यह ट्रूथ का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है कि वह अपने आप इमर्ज हो जाएगा एक न एक दिन। सो देयर इज नो पॉइंट सप्रेसिंग समवन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसमें कोई मतलब पॉइंट नहीं है कि अगर हम किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सप्रेस करें, दबाएं। देयर इज आल्सो एडवांटेज इफ़ वी गिव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और एक एडवांटेज भी है ना, एडवांटेज भी है अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देते हैं। क्या क्या एडवांटेज है? फर्स्ट, इवन इफ समवन इज अटरिंग समथिंग विच इज फॉल्स
इफ वी लेट दैट पर्सन स्पीक देन ही विल अंडरस्टैंड एंड विल कीप क्वाइट इन फ्यूचर। तो अगर कोई व्यक्ति गलत ही बोल रहा है, चलिए ठीक है, कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है ना, तो हमें उसको बोलने देना चाहिए। क्यों क्यों बोलने देना चाहिए? क्योंकि अगर वो व्यक्ति गलत बोल रहा है तो उसे यह एहसास हो जाएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। जब उसे ऐसा एहसास हो जाएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो फिर वो आगे से ऐसा करना बंद कर देगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इफ़ देयर इज अ ट्रूथ इन द स्पीच ऑफ अदर पर्सन देन वी हैव नो मोरल राइट टू सप्रेस हिम, and if we suppress ultimately we are harming ourselves, we are postponing our attainment of truth or opportunity to correct ourselves। तो अगर, और फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति मान लो सच बोल ही रहा है ना, और आप अगर उसकी बातों में सच्चाई है तो हमें कोई मोरल राइट नहीं बनता है कि हम उसको दबाएं। और अगर कोई व्यक्ति की बात पे सच्चाई है तो हमें कोई मोरल राइट नहीं बनता है कि हम उसकी बातों को दबाएं। और अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो ये हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपना जो ट्रूथ को, सत्य को जानने की जो हमारी जो अपॉर्चुनिटी है और जो मतलब है ना, तो उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं और इससे हम अपने आप को करेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी को भी डिनाई कर रहे हैं। मिल सेज दैट नॉट लेटिंग अदर टू स्पीक इज द असम्पशन ऑफ इनफॉलिबिलिटी। तो मिल कहते हैं कि अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को बोलने नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम इनफॉलिबल हैं, यानी हम सर्वशक्तिमान हैं, हमें हर चीज़ ज्ञाता है, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मतलब एनी वन कैन बी रॉन्ग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज नेचुरल टू एर इन दैट इज नेचुरल टू एर इज ह्यूमन, है ना। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय गलत हो सकता है और गलत होना व्यक्ति के लिए नेचुरल है। Assuming oneself as infallible means assuming oneself as God because only God was infallible। तो अगर हम अपने आप को इनफॉलिबल मान रहे हैं कि हम गलत कभी हो ही नहीं सकते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने आप को भगवान मान रहे हैं, क्योंकि केवल भगवान ही है जो कभी गलत नहीं हो सकता। मिल सेज जस्ट वी विल नॉट एक्सेप्ट द टायरनी ऑफ वन पर्सन ऑन द रेस्ट, we also cannot accept the tyranny of all over ओके। तो जिस तरह हम will not accept the tyranny of one person, हम एक व्यक्ति की टायरनी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे सभी के ऊपर, उसी तरह we cannot also accept the tyranny of all over one। तो हम सभी लोगों की जो टायरनी है, सभी लोगों की जो है ना पावर है, उसको एक व्यक्ति के ऊपर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लोग एक व्यक्ति की टायरनी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वैसे हम सभी लोगों की टायरनी को एक व्यक्ति कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? इफ़ ऑल but one has the difference of opinion, then we one should listen to that one single person rather than suppressing him because there cannot be any justification of tyranny of majority। तो अगर if all but one has difference of opinion then we should listen to that person। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा है जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है, तो हमें उससे सुनना चाहिए, है ना। और उसका सुनना चाहिए, उसे सप्रेस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देयर कैन नॉट बी एनी जस्टिफिकेशन ऑफ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी की टायरनी का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग किसी बात पर निर्भर हैं, बहुत सारे लोग किसी बात पर सेम ओपिनियन रखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख रहा है उसकी बात को हम दबा दें, उसकी बात को ना सुनें। क्यों? इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है कि मेजॉरिटी आपके साथ है तो आप एक व्यक्ति के वॉइस को दबा देंगे, ये कहने का मतलब है। मिल ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट
मिल एज रिलक्टेंट डेमोक्रेट, मिल ऑन सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे कि मिल ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में क्या बोला है, मिल को रिलक्टेंट डेमोक्रेट क्यों कहा जाता है, अनैच्छिक डेमोक्रेट क्यों कहा जाता है, मिल ने वुमेन के सब्जुगेशन के ऊपर क्या बोला है, तो ये सब देखेंगे। तो मिल ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देखते हैं, मिल ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में क्या बोला है। तो मिल को डेमोक्रेसी का चैंपियन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू मिल, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मिल के अनुसार डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इन्फ्लुएंस ऑफ अरिस्टोटल ऑब्जर्व हु सपोर्टेड पॉलिटी। तो यहाँ पर हम मिल के मतलब जो उनका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे थॉट है उस पर अरिस्टोटल के इन्फ्लुएंस को देखा जा सकता है। क्योंकि और अरिस्टोटल ने पॉलिटी जो कि बेस्ट प्रैक्टिकेबल फॉर्म है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल को सपोर्ट किया है। मैकियावेली रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। मैकियावेली की जो बुक है डिस्कोर्स, उसमें उन्होंने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एडवोकेट किया है। लॉक फर्स्ट पर्सन टू गिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। लॉक पहले पर्सन थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को दिया। और J.S. मिल, आफ्टर मिल, हना अरेंथ, दे ऑल सपोर्टेड डेमोक्रेसी एंड दे ऑल बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ सिविक रिपब्लिकनिज्म। और मिल के बाद हना अरेंथ ने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया और वो सभी सिविक रिपब्लिकनिज्म के ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट में पीपल के पार्टिसिपेशन की वकालत करते हैं। और जो मैकियावेली हैं, लॉक हैं, ये और अरिस्टोटल, ये तीनों जो फिलोसफर रहे हैं उनका इन्फ्लुएंस मिल पर रहा है। अकॉर्डिंग टू मिल, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वाई डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? बिकॉज ओनली इन डेमोक्रेसी वी कैन एक्सरसाइज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि केवल डेमोक्रेसी में ही हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। थस डेमोक्रेसी ऑफर्स राइट टू डिसेंट। इसलिए डेमोक्रेसी हमें डिसेंट करने की, असहमति की तो इस प्रकार डेमोक्रेसी हमें एक डिफरेंट ओपिनियन रखने का राइट प्रोवाइड करती है फ्रॉम द गवर्नमेंट ओनली व्हेन डिबेट एंड डिलिब्रेशन टेक प्लेस राइट काइंड ऑफ पॉलिसी कैन इमर्ज। तो अगर डिबेट एंड डिलिब्रेशन होता है तभी जो है तो एक अच्छी पॉलिसी का उदय हो सकता है, एक अच्छी पॉलिसी निकल कर आ सकती है। अगर गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर एक हेल्दी डिबेट और डिस्कशन होगा तो एक अच्छी पॉलिसी निकल कर आएगी। फॉर मिल, द मोस्ट आइडल डेमोक्रेसी इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो मिल के लिए जो सबसे आइडल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है। लेकिन बट बिकॉज ऑफ साइज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न वे ऑफ लाइफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अवॉइड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लेकिन जो प्रेजेंट डे मॉडर्न डे की वे ऑफ लाइफ की जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, है ना, पॉपुलेशन की साइज जिस तरह बढ़ गई है, तो हम जो है तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर मिल, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज सेकंड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 10 मिल के लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो सेकंड बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दूसरी सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मिल हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन हिज बुक ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो उन्होंने अपने जो व्यू हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में अपनी बुक ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पर एक्सप्रेस किए हैं। कंटेक्स्ट एंड कंटेंट ऑफ मिल्स बुक ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो मिल की जो बुक है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, उसका कंटेक्स्ट और उसमें क्या क्या कंटेंट है उसको देखने की ज़रूरत है। कंटेक्स्ट क्या है? तो स्कॉलर्स लाइक एलेक्स डे टॉकविले वर एक्सप्रेसिंग देयर कंसर्न ओवर द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो स्कॉलर्स थे, फॉर एग्जांपल एलेक्स डे टॉकविले, वो क्या अपना कंसर्न प्रकट कर रहे थे, अपने जो फियर है वो जो है तो एक्सप्रेस कर रहे थे डेमोक्रेसी के फ्यूचर को लेके। क्या फियर था? कि फियर वाज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी देयर इज
अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टर्निंग इनटू मोक्रेसी। तो उन पे मतलब फियर ये था कि जैसे जिस जिस तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे मोबोक्रेसी मतलब भीड़ तंत्र यानी कि क्राउड बिहेवियर या कि माइंडलेसनेस का रूल हो सकता है। डेमोक्रेसी जो है तो मोबोक्रेसी में या कि मेजोरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस काइंड ऑफ थिंग। तो जो ज़्यादा लोग बोलेंगे वही गवर्नमेंट सुनेगी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? तो ऑल एडल्ट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशन, इकोनॉमिक, कास्ट, क्लास, स्टेटस, दे विल बी गिवन राइट टू वोट। तो सभी एडल्ट जो एक सर्टेन एज पार कर लेंगे, फॉर एग्जांपल इन भारत में 18 साल है, तो उनको इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशन, उनकी एजुकेशन स्टेटस क्या है, उनका उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है, इससे कोई मतलब नहीं है। उनकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कास्ट किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस क्लास से बिलोंग करते हैं, उनका स्टेटस क्या है, इससे कोई मतलब नहीं होगा, उनको राइट टू वोट दिया जाएगा। अर्लियर राइट टू वोट वाज लिमिटेड टू एजुकेटेड एंड प्रॉपर्टीड क्लास। तो पहले क्या था कि पहले जो राइट टू वोट था वो केवल एजुकेटेड और प्रॉपर्टीड क्लास के लिए तक ही सीमित था, मतलब कि अपर क्लास और मिडिल क्लास तक सीमित था। लोअर कास्ट जो क्लास ऑफ पुअर्स थी उनको राइट टू वोट नहीं मिलता था। तो एलेक्स de Tocqueville in his book Democracy in America has expressed the fear of democracy turning into mobocracy। तो टॉकविले ने अपनी बुक डेमोक्रेसी इन अमेरिका में डेमोक्रेसी को मोबोक्रेसी में तब्दील होने का फियर जाहिर किया। दिस फियर apprehension about the democracy or polity getting converted into mobocracy will give rise to tyranny और totalitarianism। और ये जो फियर था, अप्रीहेंशन था कि डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाएगी, तो जो वो अल्टीमेटली किस में रिजल्ट हो जाएगी, टोटलिटेरियनिज्म में और टायरनी में रिजल्ट होगी। ये फियर था कि अगर डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी में तब्दील हो गई तो अल्टीमेटली टायरनी हो जाएगी या कि टोटलिटेरियनिज्म को बढ़ावा देगी। इफ़ ऑल एडल्ट पीपल गेट पावर टू सेलेक्ट लीडर देयर में बी चांस दे सेलेक्ट रॉन्ग लीडर। अगर सभी व्यक्तियों के पास ये पावर आ गई कि वो लीडर को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है वो किसी गलत आदमी का चुनाव कर लें, गलत लीडर का चुनाव कर लें। फॉर एग्जांपल हिटलर, एक्सेसिव सपोर्ट बाय पीपल, हिटलर को भी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट लोगों से मिला था, इसके कारण टोटलिटेरियनिज्म आ गया था। तो ये बात थी। तो ये कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट ऑफ वर्क ऑफ मिल, डेमोक्रेसी टर्निंग इनटू मोबोक्रेसी। तो उनका जो मिल का वर्क है उनका उसका जो कंटेक्स्ट ये है कि डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी में टर्न ना हो जाए, डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी में तब्दील ना हो जाए। और कंटेंट क्या है मिल के बुक का? तो ही ट्राई टू सजेस्ट हाउ वी कैन सिक्योर फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो इस चीज़ पर चर्चा करते हैं, इस चीज़ को बताते हैं कि हम डेमोक्रेसी के फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी वर कमिंग। तो डेमोक्रेसी को आखिर चैलेंज आ कहाँ से रहे थे? तो चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी वर कमिंग कहाँ से आ रहे थे? फ्रॉम वेस्टर्न लिबरल वर्ल्ड मूवमेंट फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वर गोइंग ऑन। तो एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड से ही आ रहे थे, वेस्टर्न लिबरल वर्ल्ड से। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के मूवमेंट चल रहे थे। और दूसरा कॉलोनीज से, तो दूसरे जो चैलेंज थे वो कॉलोनी से आ रहे थे। फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया क्या डिमांड कर रहा था? इंडियंस स्वराज की डिमांड कर रहे थे, सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। तो कहीं कभी ना कभी तो सेल्फ गवर्नमेंट देना होगा। तो फिर ये थोड़ा सा बात थी कि मिल्स व्यू आर इंट्रोड्यूसिंग डेमोक्रेसी इन कॉलोनी। तो मिल के क्या व्यू रहे हैं कॉलोनीज में डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करने के लेकर। तो क्वेश्चन फॉर मिल वाज वेदर, मिल के लिए सामने ये क्वेश्चन था कि वेदर डेमोक्रेसी और सेल्फ गवर्नमेंट बी इंट्रोड्यूस इन कॉलोनी। तो मिल का के सामने क्वेश्चन था कि क्या डेमोक्रेसी या सेल्फ गवर्नमेंट कॉलोनीज में इंट्रोड्यूस की जाए। तो मिल वाज नॉट इन फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डेमोक्रेसी इन कॉलोनीज। तो मिल कॉलोनीज में डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करने के फेवर में नहीं थे। मिल वाज रिलक्टेंट टू इंट्रोड्यूस डेमोक्रेसी इन कॉलोनीज। तो मिल कॉलोनीज में डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करने के पक्षधर नहीं थे। मिल हेल्ड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट मेंट फॉर बारबेरियंस
फॉर देम बेनोबिलेंट डिस्पोटिज्म इज बेटर। तो मिल का मानना था कि डेमोक्रेसी बारबेरियंस के लिए नहीं है। बारबेरियंस माने अनसिविलाइज्ड, है ना, जो बारबरिक लोग होते हैं उनके लिए डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी किसके, है ना, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए बेनोबिलेंट डिस्पोटिज्म होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? बेनोबिलेंट डिस्पोटिज्म एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्क परस्यूट लीगल सोशल एजुकेशनल रिफॉर्म इंस्पायर्ड बाय इनलाइटनमेंट। तो एक एब्सोल्यूट मोनार्क होगा, है ना, जिसके पास सभी पूरी तरह से पावर होगी और वो लीगल सोशल एजुकेशनल रिफॉर्म लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि उसके पास इनलाइटनमेंट है, मतलब रीजन है उसके पास, वो अपने लोगों को अच्छा बनाना चाहता है। लेकिन उसके पास पूरी पावर होगी, अगर कोई नानुकुर करता है तो उसको फिर सज़ा देने की भी ताकत उसके पास, मोनार्क के पास होगी, डेमोक्रेसी की तरह नहीं। तो लाइक मैकियावेली, मिल्स बिलीव दैट डेमोक्रेसी कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली वेयर पीपल आर वर्चुअस और people are ready for democracy. It means that there are some prerequisite for democracy. तो मैकियावेली की तरह मिल का भी मानना था डेमोक्रेसी वहीं इंट्रोड्यूस की जा सकती है जहाँ पर लोग, जहाँ के लोग वर्चुअस हैं। तो मैकियावेली अपने जो उनका वर्क था डिस्कोर्सेज, उसमें क्या बोलते हैं कि वेयर एवर पॉसिबल रिपब्लिक वेन एवर, है ना, तो जहाँ पर मतलब रिपब्लिक को, जहाँ पर, तो फेयर पीपल आर वर्चुअस यू हैव टू, यू कैन गो विद द रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पर अगर पीपल आर करप्ट, पीपल आर, है ना, रिबेलियस, तो वहाँ पर आपको है ना एक एब्सोल्यूट मोनार्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैकियावेली का मानना था। तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है ना, प्रीरिक्विजिट मतलब क्या होगा कि कुछ रिक्वायर एज अ प्रायर कंडीशन समथिंग एल्स टू हैपन, मतलब कुछ ऐसी ज़रूरतें, जो ना, कुछ ऐसी कंडीशन जो ज़रूरी हैं कि कोई दूसरी चीज़ हो। फॉर एग्जांपल अगर हमको ए से बी के लिए जाना है तो कुछ ज़रूरी साधन हमारे पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन तो यहाँ मतलब होना चाहिए, दूसरे ट्रांसपोर्टेशन में जाने के लिए हमारे पास साधन हो, पैसा रुपया हो, तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए अगर हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। तो ये होते हैं प्रीरिक्विजिट। तो फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं, चलिए, कि देयर शुड बी कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी। कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी क्या मतलब है कि पीपल हैव डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोगों के पास डेमोक्रेटिक वैल्यू होनी चाहिए। दे शुड रिस्पेक्ट पीपल्स ह्यूमन डिग्निटी, बिलीव इन इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। तो पीपल्स के पास एक तो डेमोक्रेटिक वैल्यू होनी चाहिए, वो ह्यूमन डिग्निटी जो होती है उसको, उसका सम्मान करते हों, उनको इक्वलिटी पे विश्वास करते हों, और उनके पास फिर भाईचारा भी हो। हाँ, तो भाईचारा भी हो, इक्वलिटी भी हो, और ह्यूमन डिग्निटी पर उनका बिलीफ हो, है ना, एक व्यक्ति की जो आत्म सम्मान है उसको हो महत्व देते हैं। सिमिलर आइडिया रिप्रेजेंटेड बाय अम्बेडकर। तो अम्बेडकर ने भी यही बात कही है, जो हु वाज अप्रीहेंसिव अबाउट द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, जो कि डेमोक्रेसी के फ्यूचर को लेके कंसर्न थे, इंडिया में डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या होगा उसको लेकर वो डरे हुए थे। एंड हेल्ड दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट डेमोक्रेसी इज जस्ट द टॉप सॉइल इन इंडिया। तो उनका मानना था कि डेमोक्रेसी केवल टॉप सॉइल है, नीचे पूरी तरह से अराजकता है। उनका ये मानना था, केवल बाहरी आवरण बस डेमोक्रेसी है, अंदर सब खोखला। क्या ऐसा कौन कहते थे? ऐसा अम्बेडकर का मानना था। मिल वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डेमोक्रेसी इन कॉलोनीज एंड फॉर बारबेरियंस। तो मिल कॉलोनीज में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करने के फेवर में नहीं थे, और बारबेरियंस के लिए भी। कॉलोनीज में कौन रहता है? बारबेरियंस। मिल also held that even if we introduce democracy, it will be false democracy rather than true democracy. तो अगर हम इन केस डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं कॉलोनीज में, तो वो फॉल्स डेमोक्रेसी होगी, ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो ट्रू डेमोक्रेसी में अरिस्टोटल जो है तो पॉलिटी शब्द का प्रयोग करते हैं, पॉलिटी बेस्ड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसे वो ट्रू डेमोक्रेसी मानते हैं। जो कि पॉलिटी क्या था? पॉलिटी बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जिसमें मिडिल क्लास का रूल था, ना तो ज़्यादा रिच लोग रूल कर रहे थे और ना ही ज़्यादा पुअर लोग रूल कर रहे थे। क्योंकि कॉलोनीज़ में कौन लोग रहते हैं? कॉलोनीज़ में ज़्यादातर लोग, ज़्यादा मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या है? पुअर। और
एरिस्टोटल उनको इग्नोरेंट मानता था, है ना। तो इसलिए अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस भी कर दी जाएगी तो फिर वो फॉल्स डेमोक्रेसी होगी। देयरफॉर मिल रिकमेंडेड इंट्रोडक्शन ऑफ बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म। तो मिल ने बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म की बात कही। डिस्पोटिज्म मतलब नॉट डेमोक्रेसी रेदर द रूल ऑफ डिस्पोट डिक्टेटर बट इन द इंटरेस्ट एंड फॉर द गुड ऑफ पीपल। तो बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म का मतलब क्या होगा कि डेमोक्रेसी नहीं होगी, डेमोक्रेसी नहीं होगी, होगी तो डिक्टेटरशिप ही, है ना, एक व्यक्ति का शासन होगा, लेकिन ये शासन होगा लोगों के इंटरेस्ट में और लोगों का अच्छा करने के लिए होगा। हाँ, तो लोगों के इंटरेस्ट में शासन होगा और उनका, उनकी अच्छाई, उनकी मतलब भलाई के लिए ही शासन किया जाएगा, है ना। रूलर अपने इंटरेस्ट में शासन नहीं करेगा बल्कि लोगों के इंटरेस्ट में करेगा। तो एग्जाम्पल जैसे इफ़ वी ऑब्जर्व द क्वीन विक्टोरियाज डिक्लेरेशन इन 1858 आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म। तो जब 1858 में क्वीन विक्टोरिया अपना डिक्लेरेशन देती हैं 1857 क्रांति के बाद, तो ये काइंड ऑफ बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म का एक उदाहरण था कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड द रूल विल बी फॉर द गुड ऑफ इंडियंस। तो अब से, कब से, 1858 के डिक्लेरेशन से रूल क्या होगा, लोगों के, भारतीयों के अच्छे के लिए होगा, भारतीयों की भलाई के लिए होगा। अब देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की क्या बात है। तो मिल आल्सो अप्रीहेंसिव ऑफ द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्टर्न कंट्री। तो मिल वेस्टर्न कंट्री में भी जो डेमोक्रेसी के फ्यूचर को लेके, है ना, डरे हुए थे। बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डिमांड फॉर एक्सटेंडिंग द राइट टू वोट टू पुअर, है ना। तो क्योंकि है ना, एक बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि लोग, जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी राइट टू वोट दिया जाए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी जाए। इसके कारण वो डरे हुए थे। मिल वॉज फियरफुल ऑफ डेमोक्रेसी टर्निंग इनटू मोबोक्रेसी। मिल को भी यही डर सता रहा था कि कहीं मोबोक्रेसी, कहीं डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी न बन जाए, मतलब लोगों का रूल ना हो जाए। मासेस कंसीडर है, और लोगों को, मास कैसी होती है, मास माइंडलेस होती है, लोग कैसे होते हैं, माइंडलेस होते हैं मिल के अनुसार। डेमोक्रेसी मोबोक्रेसी कैन आल्सो बी कॉल्ड एज टायरनी ऑफ मेजोरिटी। तो मोबोक्रेसी को क्या कहा जा सकता है, मेजोरिटी की टायरनी, है ना। तो मासेस, मासेस क्या होती हैं, ज़्यादातर मासेस होती हैं पुअर, और पुअर मतलब इग्नोरेंट। व्हेन दे गेट राइट टू वोट एंड बिकॉज दे विल बी इन मेजोरिटी देयर वॉइस विल सप्रेस द वॉइस ऑफ एजुकेटेड पीपल। तो जब उनके पास, इग्नोरेंट लोगों के पास, जब मासेस के पास राइट टू वोट आ जाएगा और वो मेजोरिटी में है, तो इससे क्या होगा कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जो वॉइस है सप्रेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत कम है, वो तो मतलब माइनॉरिटी में है ना। जो पढ़े हुए लोग हैं, पढ़े हुए लोग कितने होंगे, याद ज़्यादा 5%, 10%, लेकिन जो 90% जनसंख्या होगी वो पुअर्स की होगी, अनएजुकेटेड लोगों की होगी। ये बात है। दैट इज वाई मिल वॉज पर्टिकुलर अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी ही वॉज पर्टिकुलर अबाउट राइट टू डिसेंट। तो वो जो है, तो इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर बहुत ही उतावले थे, और वो माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो राइट टू डिसेंट की बात करते हैं। टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी मिल रिकमेंड सर्टेन रिफॉर्म इन हिज बुक ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी के फ्यूचर को बनाए रखने के लिए, उसके फ्यूचर को उज्जवल बनाए रखने के लिए वो अपनी बुक ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म सजेस्ट करते हैं। पहला सजेशन क्या था, मिल सजेस्ट वेटेड वोटिंग, मतलब ऑल शुड बी गिवन राइट टू वोट बट दोज हु आर एजुकेटेड शुड बी गिवन मोर देन वन वोट देयरफॉर इंक्रीज द वेट ऑफ देयर वॉइस। तो उनका, वो मिल ने एक्सेप्ट किया था कि राइट टू वोट सभी को मिलना चाहिए, सभी को दिया जाए, लेकिन जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनको एक से ज़्यादा वोट दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी जो आवाज़ है उसको ज़्यादा वजन मिले, है ना। ये बात है। दूसरा, प्लूरल वोटिंग होनी चाहिए, वोट इन मोर देन वन कंस्टिट्यूंसी वेर एवर पर्सन हैज़ प्रॉपर्टी। तो एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूंसी में भी वोटिंग अलाउ हो, मतलब एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूंसी में वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी प्रॉपर्टी ओन कर रहा है तो उसको वहाँ भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। थर्ड जो सजेशन था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए,
है ना, मेजोरिटेरियन सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए, प्रोपोर्शनल सिस्टम होना चाहिए, जो कि माइनॉरिटी की जो वॉइस है उसको काइंड ऑफ इंकरेज करता है। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसमें माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा मिल जाता है। मिल, और चौथा जो उनकी सजेशन था, मिल फेवर्ड इंक्रीजिंग द पावर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो मिल इस चीज़ के लिए भी पक्षधर थे कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, मतलब जो अपर चैम्बर है, उसकी जो है तो पावर्स को बढ़ाया जाए। भारत में ये राज्यसभा से इक्वेट कर सकते हैं, राज्यसभा से। तो ये ही सजेस्टेड ओपन बैलेट रेदर देन सीक्रेट बैलेट विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और आगे चल के मिल ओपन बैलेट की वकालत करते हैं और सीक्रेट बैलेट को रिजेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ओपन बैलेट क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक काइंड ऑफ सिंबल है। छठवां जो सजेशन देते हैं मिल सजेस्ट टू एक्सटेंड द राइट टू वोट टू वुमेन। तो मिल वुमेन को भी वोट करने का अधिकार देने के पक्षधर थे। वुमेन पार्टिसिपेशन बिल अप्रूव द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन होगा तो डेमोक्रेसी की क्वालिटी को अप्रूव करेगा इन द सेंस कि इनहेंस करेगा। Thus, Mill is apprehensive of future of democracy in Western country, and he brings aristocratic element in democracy. तो चूंकि वो मिल वेस्टर्न कंट्री में डेमोक्रेसी के फ्यूचर को लेके डरे हुए थे, इसलिए वो अरिस्टोक्रेटिक मतलब एलिटिस्ट एलिमेंट डेमोक्रेसी में लेके आते हैं। तो क्या क्या एलिटिस्ट एलिमेंट था कि एक्स्ट्रा वोट दिया जाना चाहिए एजुकेटेड क्लास को, है ना, प्रॉपर्टीड क्लास को एक्स्ट्रा वोट मिले, है ना, जहाँ पर मतलब जैसे नहीं एक से ज़्यादा के कंस्टिट्यूंसी में प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर दोनों जगह वोट करने का, है ना, हक, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और पावर ऑफ हाउस को बढ़ा दिया जाना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो इसलिए सो फॉर इंट्रोड्यूसिंग अरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट आल्सो मिल इज नोन एज रिलक्टेंट डेमोक्रेट। तो क्योंकि मिल ने अरिस्टोक्रेटिक यानी एलिटिस्ट एलिमेंट को डेमोक्रेसी में इंट्रोड्यूस किया, इसलिए उन्हें रिलक्टेंट डेमोक्रेट के टैग से नवाया जाता है। तो मिल का क्रिटिसिज्म क्या है? इट इज सेड दैट फॉर मिल डेमोक्रेसी बिकम्स एन एंड इन इटसेल्फ rather than a means for empowerment of people। तो ये ऐसा कहा जाता है कि मिल के लिए डेमोक्रेसी एक अंतिम रिजल्ट बन गया, मतलब एक गोल बन गया, मतलब डेमोक्रेसी ही गोल बन गया, जबकि डेमोक्रेसी एक टूल है जिसके माध्यम से लोगों का एम्पावरमेंट किया जाना चाहिए, मतलब होता है। डेमोक्रेसी क्या है? एक टूल है जिसके माध्यम से लोगों का एम्पावरमेंट किया जाता है, लोगों को शक्तिशाली बनाया जाता है। लेकिन मिल ने जो है तो डेमोक्रेसी को एक गोल की तरह देखा। सिग्निफिकेंस ऑफ मिल व्यू ऑन डेमोक्रेसी। तो मिल के व्यू का सिग्निफिकेंस क्या है? जो उन्होंने डेमोक्रेसी पे अपने व्यू दिए हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है? कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। मिल बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैनकाइंड। वी गॉट डेमोक्रेसी आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल। तो मिल का मानना था कि डेमोक्रेसी जो मानव जाति है उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है और हमने डेमोक्रेसी को एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया। He believed that nothing should happen that put the question on democracy itself। और उनका मानना था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन उठाए। तो मिल सेज दैट डेमोक्रेसी इज नॉट अ फ्री गिफ्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसलिए मिल का मानना था कि डेमोक्रेसी एक फ्री गिफ्ट नहीं है जो कि सभी को बांटा जाना चाहिए, है ना। वो जो है तो कॉलोनीज में डेमोक्रेसी के इंट्रोडक्शन के खिलाफ थे, है ना, बारबेरियंस को वो डेमोक्रेसी नहीं देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें मिल के सब्जेक्शन ऑफ वुमेन के बारे में देखते हैं कि उन्होंने वुमेन के सब्जुगेशन में क्या बोला। तो आफ्टर प्लेटो मिल इज द ओनली सेकंड पर्सन हु राइट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। तो प्लेटो के बाद मिल दूसरे ऐसे फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने वुमेन के पर्सपेक्टिव को पॉलिटिकल स्फीयर में लाया,
है ना, उनके मतलब वुमेन पर्सपेक्टिव के हिसाब से लिखा। तो मिल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज वाइफ हैरियट हैरियट टेलर। और मिल ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपनी वाइफ जो उनकी थी हैरियट टेलर, उनसे ज़्यादा प्रभावित थे। मिल एंड हैरियट टेलर वर एक्टिव इन सफ्रागेट मूवमेंट। तो एक सफ्रागेट मूवमेंट चल रहा था। ये क्या था? ये था, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ वेस्ट विच डिमांडेड दैट वुमेन शुड बी गिवन राइट टू वोट। तो ये वेस्ट में एक मूवमेंट था जिसके माध्यम से यह डिमांड की जा रही थी कि है ना, औरतों को भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। तो मिल और हैरियट टेलर ने इसमें सफ्रागेट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। मिल वाज इन फेवर ऑफ फीमेल राइट टू वोट और वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक स्पेयर। तो मिल वुमेन के राइट टू वोट के फेवर में थे और वो भी चाहते थे कि वुमेन जो है तो पब्लिक स्पेयर में पार्टिसिपेट करें, वो ये चाहते थे। मिल सेज दैट ऑल फॉर्म ऑफ स्लेवरी इज अबॉलिश्ड बट स्लेवरी ऑफ वुमेन इज स्टिल कंटिन्यूइंग। मिल क्या कहते थे कि अब मतलब उस टाइम, मिल के टाइम तक सभी प्रकार की स्लेवरी खत्म कर दी गई है, लेकिन जो वुमेन की स्लेवरी है, वुमेन की जो गुलामी है, वो अभी तक कंटिन्यू है। सब्जुगेशन ऑफ वुमेन इज सो यूनिवर्सल सिंस इट इज फाउंड एवरीवेयर इट अपीयर्स नेचुरल। और वुमेन का जो सब्जुगेशन है, उनको जो गुलामी है, वो इतनी यूनिवर्सल है। क्योंकि हर जगह पाई जाती है, इसलिए लगता है कि नेचुरल है, ऐसा होना ही चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं। क्योंकि यूनिवर्सल है, हर जगह पाई जाती है। मेल सजेस्टेड दैट वुमेन नीड टू बी ट्रीटेड इक्वली, दे शुड आल्सो एंजॉय सिमिलर सेट ऑफ राइट्स। तो मिल का मानना था कि वुमेन को भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए और उन्हें भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो एक पुरुष को मिलते हैं। मिल टॉक्स अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन पार्टिसिपेशन। मिल जो है तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन पब्लिक स्फीयर में होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिसएडवांटेज क्या होगा अगर वुमेन को पब्लिक स्फीयर से बाहर रखा जाएगा। तो इट हैज़ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन। तो ये वुमेन की साइकोलॉजी जो होगी, उनकी जो मानसिक स्थिति होगी, उसके लिए भी उस पर गलत प्रभाव डालता है। एट टाइम्स सर्टेन निगेटिव क्वालिटीज लाइक इनसिक्योरिटी, jealousy, etc., which are often associated with women, are basically due to their exclusive from public sphere। तो their exclusion from public sphere। तो जैसे वुमेन में कुछ किसी क्वालिटी होती है कि वो इनसिक्योर होती हैं, उनके अंदर जेलसी की भावना होती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पब्लिक स्पीयर से बहुत समय के लिए बाहर रखा गया। तो ये एक कारण हो सकता है जिसके कारण वुमेन में इनसिक्योरिटी और जेलिस जैसी क्वालिटीज़ होती। एडवांटेज क्या होगा अगर वुमेन को पब्लिक स्पीयर में लाया जाता है? तो इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पीयर। तो ये पब्लिक स्पीयर की जो क्वालिटी है उसको इन्हेंस करेगा। कैसे? इट विल एक्ट एज, है ना, मेन विल एक्ट मोर डिसेंटली। तो एक पुरुष जो है तो अगर महिला पब्लिक स्फीयर में रहेगी तो डिसेंटली, है ना, पेश आएगा। मैन विल वर्क हार्ड, और मैन, है ना, ज़्यादा मेहनत करेगा। क्यों? कंपटीशन फ्रॉम वुमेन, क्योंकि कंपटीशन, वुमेन से कंपटीशन मिल रहा है। और दे लाइक टू इम्प्रेस वुमेन, और सबसे बड़ी बात कि वो वुमेन को इम्प्रेस भी करना चाहता है, तो भी ज़्यादा हार्ड वर्क करेगी। तो ये दो रीजन हैं जिसके कारण वुमेन को पब्लिक स्फीयर में एंट्री मिलनी चाहिए। अब जे.एस. मिल जस्टिस के बारे में क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज़ द चीफ कंसर्न ऑफ मिल विथ रिस्पेक्ट टू थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो मिल का चीफ कंसर्न क्या है? अगर वो थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं तो उनका चीफ कंसर्न क्या है? देयर वॉज एन इम्प्रेशन दैट प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी कैन नॉट प्रोवाइड अ बेसिस टू थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो ऐसा माना जाता था जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है, उपयोगिता का सिद्धांत जो है, वो थ्योरी ऑफ जस्टिस को एक आधार प्रोवाइड नहीं कर सकता है। देयरफॉर यूटिलिटेरियनिज्म डज नॉट स्टैंड फॉर मोरालिटी और जस्टिस। इसलिए यूटिलिटेरियनिज्म मोरालिटी और जस्टिस के लिए अपना स्टैंड नहीं ले सकता। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज एक्चुअली कंट्राडिक्टरी टू द आइडिया ऑफ जस्टिस। और प्रिंसिपल ऑफ जो यूटिलिटी है, जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है, वो जस्टिस के आइडिया से के विरोधाभास में। कैसे? Mill's aim is to show that idea of justice is not in conflict with idea of utility. Rather, the idea of justice is grounded in the principle of utility.
तो मिल क्या दिखाना चाहते थे? मिल दिखाना चाहते थे कि जो आइडिया ऑफ जस्टिस है और आइडिया ऑफ यूटिलिटी है वो आपस में कंट्राडिक्टरी नहीं, बल्कि आइडिया ऑफ जस्टिस जो है, तो आइडिया ऑफ है ना प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी पर बेस है। कैसे? तो कन्वेंशनल व्यू जस्टिस पे क्या है? पॉलिटिकल फिलॉसफी में कन्वेंशनल व्यू जस्टिस पे क्या है? कन्वेंशनल व्यू इज दैट जस्टिस इज सीन एज सम एब्सोल्यूट आइडिया। तो जस्टिस को एक एब्सोल्यूट आइडिया की तरह देखा जाता है। जस्टिस इज अपार्ट एंड एबव ह्यूमन सोसाइटी। तो जस्टिस जो है तो ह्यूमन सोसाइटी से परे है, ह्यूमन सोसाइटी से ऊपर है। मिल सेज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ जस्टिस। मिल का मानना था कि हमें जस्टिस के ओरिजिन को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे कैसे फाइंड करेंगे? तो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है? वेदर द आइडिया ऑफ जस्टिस इज originating in principle of utility or some abstract idea which is based on itself। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि क्या आइडिया ऑफ जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी पर बेस्ड है या किसी abstract आइडिया पर बेस्ड? तो फर्स्टली मिल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉपुलर और कन्वेंशनल व्यू ऑफ जस्टिस। तो पहले तो मिल ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जस्टिस का कन्वेंशनल या पॉपुलर व्यू क्या है, मतलब व्हाट पीपल रिगार्डेड एज जस्ट और अनजस्ट इन डे टू डे लाइफ। तो क्या मतलब है कन्वेंशनल व्यू से कि डे टू डे लाइफ में दैनिक जीवन में लोग जस्टिस और अनजस्टिस को कैसे देखते हैं। मिल गिव सब एग्जाम्पल दैट इट इज नॉर्मली कंसिडर अनजस्ट। मिल्स कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि है ना ये चीज़ें अनजस्ट कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज अ वायलेशन ऑफ समवन लीगल राइट। अगर किसी व्यक्ति के लीगल राइट का वायलेशन होता है, जो उसका वैधानिक अधिकार है उसका है ना वायलेशन होता है, तो ये इनजस्टिस है। इफ़ देयर इज अ वायलेशन ऑफ मोरल राइट। अगर मोरल राइट का वायलेशन होता है फिर भी वो इनजस्टिस है ना। इफ़ फेवरेटिज्म इज शोन। अगर है ना भाई भतीजावाद दिखाया जाता है, वो भी इनजस्टिस है। इफ़ वी डू नॉट फुलफिल आवर प्रॉमिसेस और कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करते हैं तो भी वो काइंड ऑफ इनजस्टिस है। एज पर मिल दैट जस्टिस और इनजस्टिस इज प्राइमरली रिलेटेड टू। तो ये जो जस्टिस है ये किससे रिलेटेड है? ये जो जस्टिस और इनजस्टिस है वो किससे रिलेटेड है? रूल ऑफ कंडक्ट से या कि फिर सेंटीमेंट और इमोशन, दो चीज़ों से प्रभावित है। रूल ऑफ कंडक्ट से या सेंटीमेंट और इमोशंस। इट मीन्स दैट इट इज नॉट बेस्ड ऑन सम एब्सोल्यूट और ऑटोनॉमस आइडिया बस बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। तो इसका क्या मतलब है कि ये किसी ऑटोनॉमस आइडिया या एब्सोल्यूट आइडिया पे बेस्ड नहीं है, रदर ये हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है ना, कि हम कैसे महसूस करते हैं। तो मिल सजेस्ट दैट कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज नॉट एब्सोल्यूट बट इज कंसेप्चुअल। तो मिल का मानना था कि जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वो एब्सोल्यूट नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, रदर कंसेप्चुअल है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्म इज लीगल और मोरल राइट टू बी रिस्पेक्टेड बट समटाइम्स इट मे बी फेल्ट दैट लॉ इज नॉट करेक्ट और कस्टम इज नॉट जस्टिफाइड। तो क्या है एक नॉर्म? क्या है रूल? मतलब एक होना क्या चाहिए कि लीगल और मोरल राइट को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लॉ ही गलत हो, कस्टम ही जस्टिफाइड ना हो। फॉर एग्जांपल सती है ना। फॉर एग्जांपल वो जो 1919 में ब्रिटिश एक्ट लेके आए थे जिसमें है ना किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो लॉ ही तो गलत था और सती की जो प्रथा है वो भी अनजस्टिफाइड थी। तो लॉ हाँ तो जस्टिस एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, ये कंटेक्चुअल। मिल सेज दैट इट इज रिगार्डेड अनजस्ट इफ फेवर इज डन बट इन सम सिचुएशन फेवरिंग योर फ्रेंड इज नॉट अनजस्ट। तो मिल का मानना था कि फेवर अगर हम करते हैं तो वो इनजस्टिस है ना। अगर फेवर करते हैं तो उसे इनजस्टिस के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड के ऊपर कोई फेवर करते हैं तो वो इनजस्टिस थोड़ी है। अगर आपका कोई दोस्त है उसके साथ आप फेवर करते हैं तो इनजस्टिस थोड़ी है। He want to show that the concept of justice is not based on some absolute idea over and above the material world। तो वो क्या दिखाना चाह रहा है इन सब चीज़ों से मिल कि कॉन्सेप्ट ऑफ जो आइडिया है वो किसी
एक एब्सोल्यूट आइडिया पर निर्भर नहीं है जो इस मटेरियल वर्ल्ड से परे हो, जो इस हमारे जो ये मटेरियल वर्ल्ड है उससे परे है। ऐसा कोई एब्सोल्यूट आइडिया ऑफ जस्टिस नहीं। रदर इट बिलोंग्स टू मटेरियल वर्ल्ड एंड बेस्ड ऑन ह्यूमन कंडक्ट एंड फीलिंग। तो रदर जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वो मटेरियल वर्ल्ड से बिलोंग करता है और ये हमारे कंडक्ट पर, ह्यूमन कंडक्ट पर और हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। सो व्हेन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड इमर्जिंग फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड वी कैन नॉट से दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ जस्टिस। तो अगर जस्टिस जो है तो एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और मटेरियल वर्ल्ड से ही ना निकल कर सामने आता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यूटिलिटी जस्टिस का बेसिस नहीं हो सकता है। द रियल बेसिस बिहाइंड द आइडिया ऑफ जस्टिस इज यूटिलिटी। तो सही रूप में जो आइडिया ऑफ जस्टिस के का आधार है, जो बेसिस है, वो यूटिलिटी ही है, बोथ एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो सोसाइटी के लेवल में भी और इंडिविजुअल के लेवल में भी जो आइडिया ऑफ जस्टिस है उसका जो रियल बेसिस है वो यूटिलिटी ही है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अनजस्ट टू डिप्राइव समबडी फ्रॉम हिज राइट टू लाइफ। तो ये काइंड ऑफ इनजस्टिस होगा अगर हम किसी को उसके राइट टू लाइफ से वंचित कर देते हैं। पीपल सेंटिमेंट क्या है? दैट पर्सन शुड बी पनिश्ड इवन इफ दे आर नॉट अफेक्टेड इंडिविजुअली। तो लोगों का क्या सेंटिमेंट होता है कि है ना, है ना, उस व्यक्ति को पनिश किया जाना चाहिए भले वो उससे इंडिविजुअली प्रभावित ना हो। बिकॉज पीपल रियलाइज द सोशल यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि लोग जो है तो एक से एक सामाजिक उपयोगिता के रूप में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो निर्भया केस के रेपिस्ट थे, तो भारत के कोने कोने से डिमांड उठी कि इनको फांसी पे लटकाओ, पर हर व्यक्ति थोड़ी उससे प्रभावित था। निर्भया के केवल माता पिता प्रभावित थे, लेकिन लोगों ने ऐसे डिमांड की कि इससे फांसी पे लटकाओ क्योंकि ये सोशल यूटिलिटी का काम करता है ना, इसकी एक सोशल उपयोगिता हो गई। अगर उसको उनको सजा होगी तो एक काइंड ऑफ डिटरेंस काम करेगा, जिससे आने वाले भविष्य में जो रेप के केसेस हैं में कम डाउन। तो मतलब इफ सच पर्सन इज नॉट पनिश्ड द लाइफ ऑफ अदर कैन आल्सो बी इन डेंजर। अगर उन लोगों को, अगर जैसे निर्भया के रेपिस्ट थे, उनको अगर सजा नहीं दी गई तो जो दूसरे लोग हैं उनकी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। फॉर मिल, ओरिजिन ऑफ जस्टिस इज इन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। तो मिल के लिए जस्टिस का जो ओरिजिन है वो यूटिलिटी के प्रिंसिपल पर ही है। तो दोस्तों, ये थे मिल के आइडियाज़ जिन्हें हमने पढ़ा और मिल में लगभग चीज़ें समाप्त हो गई हैं। तो अब अगले सीरीज में हम कार्ल मार्क्स से स्टार्ट करेंगे, कार्ल मार्क्स से, और उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।